नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। हम इकाई 3 के हमारे कुछ जो भाग हैं वो रह गए थे, तो उनमें से जो अंतिम जो पाठ्यक्रम में भाग दिए हुए हैं, जिसमें से फंतासी है यानी कि फैंटेसी, और बिंब है, प्रतीक है, मिथक है। तो 5-6 चीज़ें हमारी जो थी साहित्य शास्त्र इकाई 3 में रह गई थी, तो वो भी मैं साथ साथ करवा रही हूँ अब। तो आज हम पढ़ेंगे साहित्य शास्त्र जो इकाई 3 है उसका भाग फंतासी के बारे में हम पढ़ेंगे। फंतासी को कहे तो इंग्लिश में फैंटेसी बोलते हैं। जैसे फैंटेसी की हमने बहुत सारी मूवीज़ भी देखते हैं, जिसमें से एक बहुत ही फेमस फैंटेसी मूवी है हैरी पॉटर की सीरीज़ जो है। तो आप में से कई लोगों ने देखी होगी। तो उसी पर आधारित हम जो है कि विधा है साहित्य की, जो कि अंग्रेज़ी में भी है और बहुत सारी भाषाओं में फंतासी साहित्य लिखा गया है, और हिंदी में भी इसका चलन हुआ है, लेकिन आधुनिक काल में आया है इसका चलन ज़्यादातर। तो साहित्य शास्त्र का फंतासी हम पढ़ते हैं। देखने में ये एक शब्द है, लेकिन इसके बारे में पढ़ें तो बहुत विस्तार से इसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन जितना ज़रूरी है इस विषय को लेकर, यूजीसी नेट को लेकर, उतना ही हम आज इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो देखते हैं फंतासी क्या होता है। तो साहित्य विधा के रूप में जो है फंतासी का प्रयोग जो है वो अति आधुनिक प्रयोग है इसका। और फंतासी, या अगर हम कहें इसे फैंटेसी जो शब्द है, ये फ्रांसीसी, स्पेनी, पुर्तगाली, इतालवी, जर्मन व लातिनी भाषाओं में मिलता है। तो इसका प्रयोग इन भाषाओं में इस शब्द का मिलता है। और अंग्रेज़ी में जो है फंतासी शब्द का यानी कि फैंटेसी शब्द का जो चलन है वो बाद में शुरू हुआ, वरना इन भाषाओं में इसका प्रयोग होता रहा है। साहित्य शास्त्र में जो है फैंटेसी यानी कि फंतासी, हम हिंदी में फंतासी बोलते हैं, अंग्रेज़ी में उसे फैंटेसी बोलते हैं। यह शब्द एक अंग्रेज़ी शब्द है जो यूनानी शब्द फैंटेसिया से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है मनुष्य की क्षमता जो संभाव्य संसार की सर्जना या रचना करती है। तो इस शब्द का अर्थ अगर देखें तो शाब्दिक अर्थ इसका यह होता है। अब फैंटेसी क्या होता है यानी फंतासी क्या होता है, तो बीच बीच में अगर मैं फैंटेसी भी बोल दूँ तो आप ये समझेगा कि मैं फंतासी ही बोल रही हूँ। फंतासी उसे हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आसान बोलना इंग्लिश में फैंटेसी है। तो फंतासी जो है एक मानसिक प्रक्रिया है। यह इंद्रिय जनित और कल्पना जनित आंतरिक शक्ति है, यानी कि सब दिमागी खेल हम कह सकते हैं फंतासी को, क्योंकि जितनी ज़्यादा कल्पना में इंसान का दिमाग घूमेगा, जितना ज़्यादा उसका जो है मानसिक प्रक्रिया ज़्यादा तेज़ होगी, वो उतनी अच्छी फंतासी की रचना करेगा। तो इंद्रिय जनित है, जिसमें दिमाग का प्रयोग हो रहा है। हमारी 5 इंद्रियाँ, जो देखने की शक्ति है, सूंघने की है, या जो भी हमारी 5 इंद्रियाँ होती हैं, तो इंद्रियों का प्रयोग करके, और कल्पना जो कि हमारे मस्तिष्क में चलती है, उसको जब सबको मिला जुला के जो शक्ति बनती है, आंतरिक शक्ति, वो पूरी जो मानसिक प्रक्रिया लगाने के बाद जो निर्माण होता है साहित्य का, उसे फंतासी कहा जाता है। अब फंतासी एक ऐसी कहानी है जिसमें ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि ऐसी घटनाएं वास्तविक जीवन में नहीं घट सकती। अब हैरी पॉटर में आप देखो एक जादुई दुनिया होती है, मैं उसी का उदाहरण इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने भी सारी मूवीज़ देखी हैं हैरी पॉटर की, और पूरा फैंटेसी का एक जो कह सकते हैं दुनिया एक अलग सी, जो कि हम सोच सकते हैं कि हाँ हो सकती है, लेकिन नहीं होती है, वो वास्तविक जीवन में नहीं होती है। तो फैंटेसी में ऐसे जीव आ सकते हैं जो कि वास्तविक जीवन में नहीं हो सकते। अब उसमें बहुत सारे जीवों का भी प्रयोग किया गया, बड़े बड़े मकड़ियाँ हैं उसमें, बड़े बड़े उसमें ड्रैगन्स हैं। तो इस प्रकार से ऐसे जीवों का प्रयोग किया गया है जो कि वास्तविक जीवन में नहीं हो सकते, लेकिन सोचने में क्या जाता है, कल्पना तो हम किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। तो फैंटेसी का अगर हम एक बार से अर्थ देखें तो स्वप्न चित्र हम कह सकते हैं, यानी कि जो सपने में हम चित्र देखते हैं, वो उसकी रचना जो प्रक्रिया है वो पूरी फैंटेसी कहलाती है। सृजनशीलता में यानी कि क्रिएटिविटी में जब कोई रचनाकार पूरे बाह्य परिवेश को अपने में आत्मसात कर लेता है, तब वो एक फैंटेसी की रचना करता है, यानी कि वो एक फंतासी की रचना कर डालता है। इसके उदाहरण देखें तो एलियन की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि जिन पे बहुत सारी मूवीज़ बनी हुई हैं। अंग्रेज़ी में हॉलीवुड मूवीज़ तो बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। टार्ज़न की कहानी है, एक ऐसे इंसान की जो कि जंगल में रहता है, जानवरों के बीच रहता है, उससे बात करता है। तो सारी काल्पनिक बातें हैं इसमें। एलियंस, एलिस इन वंडरलैंड जो है, ये भी एक कहानी जो है फंतासी का ही उदाहरण है। तो ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं तो सारे अंग्रेज़ी के उदाहरण हैं, लेकिन आप हिंदी में जब देखेंगे तो कई सारी पिक्चर जो हैं हमारे यहाँ पे भी बनी हुई हैं जो कि फंतासी पर आधारित है। हम ये नहीं कह सकते कि पूरा फंतासी जो है कल्पना पर आधारित होता है, क्योंकि कल्पना में भी जो यथार्थ जीवन है वो तो आना ही आना है। तो फंतासी जो है एक सजीव कल्पना है, दिवा स्वप्न है, या विभ्रम यानी कि इल्यूजन जो हमें हो जाता है, कई बार भ्रम हो जाती है, भ्रम की स्थिति हो जाती है, तो पूरा उसका संसार है ये। तो फंतासी के बारे में बात करें तो फंतासी की बहुत सारी चीज़ें हमें
मिलती हैं। जब कोई सृजनशील रचनाकार होता है, जो जिसके हृदय में, अगर हम कहें उसके दिल में एक कोई धुंधली उसको जो है कल्पना चित्र उसके मन में उभरता है, तो वो उसके द्वारा जो है उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है, और उस अभिव्यक्ति को हम क्या कहते हैं, उसको हम फंतासी कहते हैं, यानी कि फैंटेसी कहते हैं। तो अगर हम कहें तो फंतासी जो है एक प्रकार की टेक्निक कह सकते हैं, हम अंग्रेजी शब्द यूज़ करें उसके लिए, जिसका प्रयोग एक सृजनशील साहित्यकार अपनी रचना प्रक्रिया में करता है। तो ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि फंतासी असल में होता क्या है। फंतासी एक साहित्यिक या नाटकीय कृति होती है जो बहुत ही कल्पनात्मक व अप्राकृतिक तत्वों से अभिभूत होती है। हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, फंतासी पढ़ना है, बिंब पढ़ना है, प्रतीक पढ़ना है, मिथक पढ़ना है, सब में अंतर है बिल्कुल। तो फंतासी आप समझ लीजिए कल्पना का संसार है। आप मूवीज़ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से इसे समझ पाएंगे। फिर हिंदी साहित्य में फंतासी जो है कहाँ कहाँ आया, तो हिंदी साहित्य में बहुत जगह हमें फंतासी देखने को मिलता है। तो ये एक प्रकार की विशिष्ट कल्पना शक्ति है जिसमें हम जो है बहुत सारे बिंबों का प्रयोग करते हैं। हम कह सकते हैं इसमें माया का आवरण होता है, स्वप्नशीलता होती है व्यक्ति की, जो कि अन्वेषण करता है बहुत तरह के, यानी कि हर तरीके से कोशिश करता है कि कल्पना को कहाँ कहाँ तक पहुँचा दूँ। तो हिंदी साहित्य में फंतासी कहाँ से आया ये देखते हैं हम इसमें। तो हिंदी साहित्य में जो है मुक्तिबोध जो है वो एक अकेले ऐसे साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने फंतासी साहित्य पक्ष को समृद्ध करने के अतिरिक्त सैद्धांतिक पक्ष को भी निश्चित आधार दिया है। यानी कि फंतासी के बारे में अगर हम कहें विस्तार पूर्वक जो है इसके साहित्यिक पक्ष को भी, साथ साथ इसके सैद्धांतिक पक्ष को भी, दोनों का आधार देने का कार्य किन्होंने किया है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने किया है। तो हमें पता होना चाहिए हिंदी साहित्य में जो है कौन से ऐसे साहित्यकार हैं, तो ये नाम आपको याद रखना है इनका, मुक्तिबोध जी का। इन्होंने बहुत कार्य किया है फंतासी के लिए। मुक्तिबोध का जो फंतासी सिद्धांत है, इन्होंने उसके बारे में भी काफ़ी बातें बताई हैं। ये स्वदेश्यता लिए हुए है, वह किसी भी कलाकृति को सामाजिक बिंब के रूप में देखते हैं। फंतासी रचना भी उसी प्रकार समाज के लिए है जिस प्रकार दूसरी रचनाएं होती हैं कला के लिए है। तो जैसे और प्रकार की रचनाएं होती हैं उसी प्रकार से फंतासी रचना भी जो है समाज के लिए ही होती है। इसमें कल्पनाएं ज़रूर होती हैं लेकिन ये समाज के लिए किसी न किसी रूप में ये काम आती हैं। तो देखें तो फैंटेसी जो है या फंतासी एक प्रक्रिया होती है जो अतीत की कोई एक घटना, अगर या फिर हम कहें कोई काल्पनिक घटना, उसके साथ जुड़कर संवेदनाओं को और जो व्यक्ति है, साहित्यकार है, उसके अनुभूतियों को वो स्वप्न चित्रों में परिवर्तित कर देती है। तो इस प्रकार से विचारों के विवेचन में कहें, जो मन में विचार चल रहे होते हैं उसके विवेचन में फैंटेसी का महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्यकार के तो विचारों का महत्व है क्योंकि उसके द्वारा वो उस फैंटेसी की रचना कर रहा है, साथ साथ जो उस फैंटेसी को यानी कि फंतासी वाले साहित्य को पढ़ रहा है उसके मन में भी बहुत सारे विचारों का विवेचन होता है, बहुत सारे विचार उसके मन में घूमते हैं। हो सकता है कि वो उस रचना को पढ़ते हुए अपने मन में और ज़्यादा उसमें कल्पनाएं जोड़ दें और भी ज़्यादा उसमें एडिशन कर दें, यानी कि जोड़ने का काम कर दें। तो कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार अगर हम देखें तो फंतासी जो होती है वो बाह्य जगत को समझने में एक हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तो अगर हम देखें तो सिगर जो एक साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने जो मनोवैज्ञानिक भी रहे हैं, उन्होंने उनके शब्दों में पढ़े तो फैंटेसी की संज्ञानात्मक निपुणता समझना चाहिए जो तादात्म्य अनुकरण तथा क्रीड़ा भाव के कारण अधिक विकसित होती है। इसका संबंध व्यक्ति के अहम भाव के साथ है जो सूक्ष्म विचारों को सहज संप्रेषणीय बनाती है, यानी कि मन में चलने वाले बहुत ही सूक्ष्म विचारों को संप्रेषित कर देती है बाहर के लोगों तक साहित्य के माध्यम से। और भी बहुत सारी फंतासी की परिभाषाएं हैं। मानवीय की पारिभाषिक कोश के अनुसार जो है फैंटेसी एक स्वप्न चित्र मूलक साहित्य है जिसमें असंभाव्य संभावनाओं को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि सपनों का एक चित्र है साहित्य के माध्यम से जिसमें ऐसी असंभव जो कह सकते हैं हम जो संभव नहीं है चीज़ें उनको भी संभव दिखाते हुए जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करना। तो मुक्तिबोध जो है ऐसे पहले समीक्षक रहे हैं जिन्होंने कामायनी को फंतासी के रूप में देखा है। कामायनी एक साहित्य जो जयशंकर प्रसाद जी का है, अगर उसको हम एक दूसरे रूप से देखें और हम एक फंतासी के रूप से देखें तो देखने वाले सबसे पहले समीक्षक भी मुक्तिबोध ही रहे हैं।
फिर मुक्ति बोध के अनुसार अगर हम मुक्ति बोध के सिद्धांत की तरफ चले, थोड़ा बहुत हमें इनके जो है पहले हम ये देख लेते हैं कि फैंटासी के प्रयोजन क्या होते हैं। तो मेन जो 3 प्रयोजन है फैंटेसी के यानी कि फंतासी की, पहला तो होता है मनोरंजन, यानी कि उसको पढ़ने की, मैंने इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको समझा देती हूँ कि फंतासी के जो है 3 प्रयोजन हैं मुख्य रूप से। पहला तो मनोरंजन है साफ साफ, कि कोई भी फंतासी रचना को जब आप पढ़ते हो या फिर उसको जाकर किसी सीरियल के रूप में या मूवी के रूप में बना रखा है और आप उसको देखते हो, तो आपको सबसे पहले उससे मनोरंजन मिलेगा। हैरी पॉटर की मूवीज उदाहरण है, चंद्रकांता सीरियल ले लीजिए, वो भी एक फंतासी जो है साहित्य है जिसको एक सीरियल के रूप में बनाया गया। तो मनोरंजन मिलता है आपको उससे, यथार्थ से पलायन, जो वास्तविकता है समाज की, जो दुनिया है जैसी, उससे बिल्कुल दूर चले जाते हैं आप, एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। जैसे आप हैरी पॉटर के उसमें जाएंगे, कोई बच्चों को अगर आप हैरी पॉटर की मूवी दिखा देंगे तो वो कहेंगे मम्मी ऐसा भी होती है दुनिया, वो सवाल करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको यथार्थ से पलायन हो जाता है वहाँ पे। फिर मानव एवं दोष युक्त जो संसार है उसके प्रति एक नवीन दृष्टिकोण जो है वो जागृत हो जाता है आपका, आप उसमें कुछ नई चीज़ें ढूंढने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से फैंटेसी के जो हैं 3 प्रयोजन हमें नज़र आते हैं। तो अगर आप देखें तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण जो है देवकी नंदन खत्री के जो तिलस्मी उपन्यास है, जिनमें से आपने चंद्रकांता देखा होगा, वो हमें इसका सबसे अच्छा जो है उदाहरण देखने को मिलता है। और अगर हम देखें तो तीसरा प्रयोजन जो मैंने आपको बताया है कि मानव एवं दोषयुक्त संसार के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण का पैदा होना, अगर हम उसका उदाहरण देखें तो पाश्चात्य भाषाओं में जो स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है और वॉल्टेयर की कांकीद नामक जो रचनाएं हैं, उसमें आपको इसका तीसरा प्रयोजन का उदाहरण आपको वहाँ मिल जाता है। आप देखते हैं मुक्ति बोध के अनुसार जो है फंतासी कला के जो है 3 क्षण हैं। अब फंतासी की रचना कैसे होती है, 3 जो है स्टेप्स कह सकते हैं आप, 3 चरण कह सकते हैं, जिन 3 चरणों में फंतासी की रचना होती है। सबसे पहला क्षण या पहला चरण हम कहें तो ये कला का पहला क्षण होता है जीवन का तीव्र अनुभव, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई साहित्यकार है, उसे कोई अपने जीवन में कोई अनुभव होता है, तो वो पहला होना अनुभव होना किसी भी चीज़ का। दूसरा क्षण जो है, दूसरा कदम जो है, इस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना और एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी अपनी आंखों के सामने खड़ी हो। यानी कि पहला तो जीवन का तीव्र अनुभव हो, यानी कि कोई अगर मान लो आपके जीवन में कोई दुख है, कोई व्यक्ति आपको बहुत परेशान करता है, मानो मैं यहीं से उदाहरण लेती हूँ, पहला क्षण आपका ये है कि आपको कोई व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है। दूसरा क्षण ये है कि आपने सोचा कि मेरे पास कुछ ऐसे जादू की शक्ति आ जाए जो मैं इस इंसान को जो है अच्छे से बता सकूं। अब दूसरे क्षण में क्या हुआ कि आपके जो है आपने उस अनुभव को जो है कसकते दुखते हुए देखते हुए अपने मूलों से जो आप हट गए दुनिया से कि अब साथ क्या चल रहा है, और आपने उसको फैंटेसी का रूप दे दिया कि अब मेरे पास जादू की शक्ति आ गई है और अब मैं जो है इस इंसान को अच्छे से बताऊंगा। तो आपके आंखों के सामने वो फैंटेसी आने लग गई कि अब मैं इसके ऊपर कुछ रचना कर दूं। तीसरा क्षण क्या होगा कि उस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया, आपने उस चीज़ को लिखना शुरू कर दिया, साहित्य में उकेरना शुरू कर दिया, और आप जो अपना दुख था वो तो भूल गए, आप उससे अलग हो गए, और आपका आरंभ जो है फैंटेसी लिखने का वो यहीं से हो गया। और वो फैंटेसी की रचना जब तक पूर्ण होगी, उस प्रक्रिया की परिपूर्णावस्था तक की गतिमानता जो है वो तीसरा कदम होगा। तो इस तरीके से फैंटेसी की रचना हो जाती है। इस प्रकार से मुक्ति बोध जी ने बताया। ये तो एक ऐसा मैंने उदाहरण ले लिया है, ये 3 उन्होंने कदम बताए हैं फंतासी की रचना के लिए। पहला जीवन का तीव्र अनुभव होना, दूसरा जो है फैंटेसी का रूप ले लेना, उन अनुभवों का फैंटेसी का रूप ले लेना, और तीसरे क्षण में उस फैंटेसी को शब्दबद्ध कर देना, और अंत तक जब तक कि वो पूरी तरह से रचना ना हो जाए। तो इस प्रकार से मुक्ति बोध ने जो है फंतासी की जो है 3 क्षण बताए हैं। और मुक्ति बोध जो है तीसरे क्षण को पूर्ण क्षण मानते हैं, जब तक कि वो शब्दबद्ध हो रही होती है वो रचना, अंत तक जब तक वो पूर्ण ना हो जाए। तो यह सबसे दीर्घ क्षण होता है, सबसे लंबा टाइम यही होता है। और इस क्षण में सृजन प्रक्रिया जो होती है वो जीरो से गतिमान होती है, यानी कि जोरों से गतिमान होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा सृजन प्रक्रिया जो है, क्रिएटिविटी जो है साहित्यकार की, हमें इसी क्षण में नजर आती है। क्योंकि आपने कल्पना तो कर ली, सोच तो लिया एक अलग दुनिया के बारे में, लेकिन आप उसको शब्दबद्ध कैसे करेंगे, शब्दों में कैसे बांधेंगे, सबसे ज़्यादा सृजन प्रक्रिया इसी में होगी। क्रिएटिविटी साहित्यकार की वहीं पर नजर आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो तीसरा क्षण है वो यही वाला है, सृजन प्रक्रिया वाला। तो कलाकार जब दूसरे क्षण को भोग लेने के बाद उसे जब चित्रित करता है,
करने या शब्दबद्ध करने लगता है तो वहीं से तीसरा क्षण जो है वो आरंभ हो जाता है। यानी कि दूसरे क्षण में तो जो है उसके दिमाग में आ गई कि ये फंतासी ऐसी रचना हो सकती है, तीसरे में जो है उसे चित्रित करने लगा शब्दों के माध्यम से, तो यहीं से तीसरा क्षण जो है आरंभ हो जाता है। मुक्ति बोध की रचनाएं जो रही हैं, ब्रह्म, राक्षस और अंधेरे में, इसके काफ़ी अच्छे उदाहरण हैं फंतासी के, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद देखते हैं फंतासी की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बहुत सारी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं, मैं एक एक को बता के आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में समझाती हुई चलती हूँ। तो जो सबसे पहली विशेषता फंतासी की आती है वो गतिशीलता, यानी कि फंतासी जो होती है वो डायनेमिक होती है, यानी कि उसमें एक प्रकार की ऊर्जा होती है चलने वाली। कला का जो प्रथम क्षण है, जो जीवन का अनुभव लिया साहित्यकार ने, उससे लेकर उसके अंतिम सिरे से उत्पन्न होती है ये फंतासी, और उसकी गतिमानता जो है वो शुरू हो जाती है तब तक जब तक कि वो रचना पूर्ण ना हो जाए, शब्दबद्ध ना हो जाए। तो अब कला के प्रथम क्षण के अंतिम सिरे पर उत्पन्न होती हुई ये चली जाती है, और ये एक एक मर्म के आसपास ये चित्र संगठित होकर प्रवाहमान होते रहते हैं, यानी कि एक एक बात जो है इसमें जुड़ती चली जाती है और वो कल्पना का चित्र जो है पूरा बन जाता है। तो गतिशीलता जो है वो उसकी एक विशेषता है। फिर दूसरा जो है मूर्त प्रकृति, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, मूर्ता। मूर्त क्यों है, यानी कि हमें कोई चीज़ जो नज़र आती है, जिसको हम देख सकते हैं, वो मूर्त कहलाती है। जो चीज़ खाली हमारे चिंतन में होती है, जो हम सोच सकते हैं, वो अमूर्त होती है। तो फंतासी जो है अमूर्त रूप ना होकर बल्कि मूर्त रूप होती है, जिसे हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुक्तिबोध जी कहते हैं कि फैंटेसी जो है अनुभव प्रसूत होते हुए भी अनुभव बिंबित होती है। अनुभव अपने कसकते दुखते मूलों से पृथक हो जाता है और एक फंतासी का रूप धारण कर लेता है। मानो वह फैंटेसी अपनी आंखों के सामने खड़ी हुई। बात मैंने पहले भी लिखी थी, तो ये मुक्तिबोध जी की कही हुई है। तो फंतासी में हुआ क्या, मतलब जो भी चीज़ हम, जैसे मान लो हम कोई हम साहित्य पढ़ रहे हैं, मान लो हमने हैरी पॉटर की मूवी नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ उसकी किताब पढ़ रहे हैं। अब किताब जब आप पढ़ रहे होंगे तो वो चित्र जो है आपके दिमाग में बनते चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं। तो कोई भी फंतासी साहित्य जब आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में चित्र बनते हुए चले जाते हैं, आपको वो चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं अपने दिमाग के अंदर। तो आपके जब चित्र बनने का जो पूरा कार्य है, इससे हमें समझ में आता है कि ये फंतासी जो होती है इसकी प्रकृति मूर्त होती है, ना कि ये अमूर्त होती है। सिर्फ केवल चिंतन में ही नहीं रहती, इसके चित्र भी बनने लग जाते हैं, तो इसकी प्रकृति जो है वो मूर्त होती है। फिर ये फंतासी जो है ये अनुभव की कन्या है। अनुभव की कन्या क्यों है? क्योंकि ये अनुभव जनित है। पहला क्षण जो हमने पढ़ा मुक्तिबोध जी के द्वारा बताया वो, उसमें क्या है, जीवन के अनुभव मिलना। तो अनुभव की कन्या है, यानी कि अनुभव से ही उपजी हुई है। तो मुक्तिबोध ने जो है काव्य की रचना प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए जो 3 क्षण बताए थे, उन्होंने फंतासी को अनुभव की कन्या कहा है। वह अनुभव से प्रसूत है, इसलिए वह स्वतंत्र है। अब फंतासी पैदा तो अनुभव से हुई है, प्रसूत मतलब पैदा होना, लेकिन जब कोई बच्चा अपनी माँ से निकलता है तो वो अलग ही होता है, अलग शरीर होता है उसका, अलग आत्मा होती है, तो वो स्वतंत्र है उससे, यानी कि उसके बाद वह एक अलग रचना है। अनुभव तो अपने साथ बीत गए, अनुभव हो गए, उसके बाद फंतासी की कल्पना आई मन में, फिर शब्दबद्ध हो गई, फिर वह एक रचना बन गई, तो वह स्वतंत्र हो गई। तो इसे जो है अनुभव की कन्या कहा गया है। वह अनुभव से पैदा हुई है, यानी कि फंतासी जो है अनुभव की प्रतिकृति नहीं हो सकती, क्योंकि आभ्यंतरीकरण के समय जो है अनुभव को 3 क्षणों से गुजरना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया। दूसरे क्षण में वह नया रूप ग्रहण करती है, और अनुभव जो है फंतासी का उद्गम स्थान तो होता है, यानी कि जीवन के अनुभव से ही उसका उद्गम हुआ है, यानी कि निकला है, परंतु उसकी कॉपी नहीं होती, वो एक अलग ही होता है। फंतासी अनुभव से ही पैदा होती है, परंतु उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व हो जाता है, उसका अपना स्वतंत्र विकास होता है, और इसी स्वतंत्र अस्तित्व में फंतासी की जो है विलगीकरण की प्रक्रिया होती है, मूर्त होती है। अब विलगीकरण तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत जो है गहरा विषय है, इसके बारे में बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं फंतासी के बारे में। तो मेनली आपको यही बस जानना है कि अनुभव से ही पैदा होती है फंतासी। उसके बाद आता है अगला, संवेदात्मक उद्देश्यता, यानी कि फंतासी में एक भावनात्मक उद्देश्य समाया रहता है। फंतासी कोरी कल्पना नहीं होती, तो मैंने आपको पहले बताया था, इसमें कल्पना ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कल्पना हो, इसमें जीवन का यथार्थ भी शामिल होता है। इसमें उद्देश्य की सार्थकता निरंतर बनी रहती है, क्योंकि इसका व्यक्तित्व जो होता है वो स्वतंत्र रहता है। यानी कि फंतासी के पीछे जो है भावनाएं भी जुड़ी रहती हैं, बस हमें इतनी सी बात इसमें समझने योग्य है। आगे देखते हैं इसकी विशेषताओं में।
इसमें कलात्मक सार्थकता भी है, यानी कि फंतासी जो होती है वो संप्रेषण में बाधा अवश्य बनती है, ऐसा मुक्तिबोध मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वह जीवन मूल्यों को बदल देती है। आप कितनी भी कल्पनाएं कर लो, जीवन के मूल्य वहीं पर रहेंगे। वह आम जनता का साहित्य भले ही ना बन पाए, पर होती जनता के लिए ही है। यानी कि सबको भी अगर हम देखें तो सारे जो लोग होते हैं वो अधिकतर इस फंतासी साहित्य को नहीं पसंद करते, परंतु फिर भी वो जनता के लिए होती है, उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, चाहे उसमें कल्पनाएं कितनी भी भरी हों। फंतासी की जो कलात्मक सार्थकता इसी में है कि वह जनता की रुचियों को संस्कारित करती है, यानी कि वह जीवन मूल्यों को बदलती नहीं है, वहाँ उनको वहीं पर रखती है, और साथ साथ वो जो लोगों की जो रुचियां होती हैं उसको भी पोषण प्रदान करती हैं, यानी कि उसको भी बढ़ाती हैं। और जनता का साहित्य क्या होता है, मुक्तिबोध ने कहा है उसके बारे में कि जनता का साहित्य का अर्थ जो है जनता को तुरंत ही समझ में आने वाले साहित्य से हरगिज नहीं है। अगर ऐसा होता तो किस्सा, तोता मैना और नौटंकी ही साहित्य के प्रधान रूप होते। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि जो साहित्य हमें जल्दी से समझ में आ जाए तुरंत, वही जो है साहित्य जनता का साहित्य होता है, यानी कि वो जनता को प्रिय होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साहित्य के अंदर बहुत सारे भाव होते हैं, उसके उद्देश्य होते हैं, चाहे वो सुनने वाले या पढ़ने वाले जो है वो शिक्षित हों चाहे वो ना हो। तो इसलिए जो है इसमें कलात्मक सार्थकता भी होती है, जो सभी लोगों के लिए मतलब कह सकते हैं हम जो फायदेमंद ही होती है। उसके बाद आता है इसकी एक विशेषता है भाववादी शिल्प। अब भाववादी शिल्प की बात करें तो फंतासी जो है एक भाववादी शिल्प है, क्योंकि इसमें कल्पना है, मिथ्या बोध है, आभास भी है, इंद्रिय जनित है, ज्ञान है, भयानकता है, प्रेत छाया जैसे भाव तत्व जो है इसमें मिले रहते हैं। फैंटेसी के अंतर्गत जो है भाव पक्ष जो है प्रधान होकर विभाव पक्ष मात्र सूचित होता है, मात्र ध्वनित होता है, अथवा केवल प्रतीकों में प्रकट होता है। तो बहुत सारे प्रतीकों का, बिंबों का प्रयोग होता है, बहुत सारी कल्पनाओं का, बहुत सारे आभास होते हैं, इससे भयानक चीज़ें भी होती हैं उसमें जो है प्रेत छाया, यानी कि कुछ भी प्रकार की आत्माएं वगैरह इस चीज़ें का भी प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारा ऐसा शिल्प का प्रयोग किया जाता है जिसमें कि बहुत सारे भाव भी जुड़े रहते हैं। तो भाव पक्ष प्रधान होता है, ऐसी विशेषता फंतासी की होती है। अब फंतासी के प्रकार देखें तो फंतासी के 2 प्रकार होते हैं, और पहले हम ये जान लें कि फंतासी में बहुत सारे जो है बिंबों का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें त्रासदी के तत्व भी प्रयोग किए जाते हैं। तो जब हम बिंब पढ़ेंगे तो बिंब में थोड़ी बहुत बात हमें जो है यहाँ से हम समझ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं फंतासी के जो मैं प्रकार आपको बता रही हूँ, फंतासी के 2 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। ज़्यादा हमें गहराई में नहीं जाना, फिर भी मुझे लगा कि आपको मैं बता दूं कि इसके जो है फंतासी का वर्गीकरण वैसे कर पाना बहुत कठिन था। कुछ लोगों ने इसके लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, और जो है करने के बाद जो है फंतासी को 2 भागों में बांटा गया। कार्ल जुंग जो है उन्होंने ये कार्य किया, उन्होंने इसके 2 प्रकार बताए। पहला तो बताया क्रियाशील फंतासी, जिसे सक्रिय फंतासी भी कहते हैं, और दूसरा बताया है निष्क्रिय फंतासी, यानी कि इनएक्टिव। तो 2 प्रकार की फंतासी उन्होंने बताई है कार्ल जुंग ने। तो इसमें होता क्या है, जो सक्रिय फंतासी होती है, यानी कि जो एक्टिव फंतासी, उसमें क्या होता है, अंतर्ज्ञान जो है विलुप्त नहीं होता। रचनाकार का जो जीवनानुभव होता है रचना में सम्मिलित हो जाता है, यानी कि जो व्यक्ति उसको रचना कर रहा है, सक्रिय फंतासी की बात करें तो उसके जो अपने अनुभव होते हैं वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो वैसे भी देखा जाए तो फंतासी का जो संबंध होता है वो रचनाकार की स्वच्छंदता से होता है, वो उसके जो मन की उपज होती है उसमें। तो अगर वो कल्पना लोक का प्रयोग कर रहा है सक्रिय फंतासी में, तो वह साथ साथ अपना अंतर्ज्ञान भी उसमें डालेगा, अपने जीवन के अनुभव भी उसमें डालेगा। तो ऐसी फंतासी जिसमें उसके जीवन अनुभव भी शामिल हो, उसका अंतर्ज्ञान भी शामिल हो, ऐसी फंतासी को सक्रिय फंतासी बोला है कार्ल जुंग ने। दूसरा, और अगर हम देखें तो उदाहरण, मुक्तिबोध जो है वो सक्रिय फंतासी के अनूठे कलाकार हैं। आप इनके उदाहरण देख लीजिए, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में जो इनकी रचनाएं आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और निष्क्रिय फंतासी की बात करें तो इसमें स्वायत्त सत्ता का अभाव होता है, अंतर्ज्ञान जो होता है साहित्यकार का वो भी लुप्त हो जाता है। जैसे अगर जब दुर्बल मनुष्य जो है पहलवान होने की कल्पना करने लगे तो वह निष्क्रिय फंतासी ही कहलाएगी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की दमित इच्छाओं को कल्पना में फलित करना जो है वो निष्क्रिय
फंतासी होता है, यानी कि व्यक्ति ने की जो दमित इच्छाएं जो दब गई हैं, जो कभी पूरी ही नहीं इच्छा, उसको एकदम से कल्पना में परिवर्तित कर देना निष्क्रिय फंतासी है। उसके अंदर मतलब जो उसका कहीं से तालमेल ही नहीं है, कहीं भी लेना देना नहीं है। इन चीज़ों को थोड़ा समझना मुश्किल होता है, साहित्य शास्त्र की जो बातें होती हैं, तो थोड़ा वो जितना आप समझने की कोशिश करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। तो दो प्रकार की फंतासी आप समझ लीजिए, सक्रिय फंतासी जिसमें अंतर्ज्ञान शामिल हो, जीवन के अनुभव शामिल हो। निष्क्रिय फंतासी में अंतर्ज्ञान लुप्त हो जाता है और स्वायत्त सत्ता का भी अभाव होता है इसमें। तो ये दो प्रकार की फंतासी है, ज़्यादा इससे संबंधित ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं आएगा। अब फंतासी की जब हम उपयोगिता देखते हैं तो फंतासी किस किस चीज़ में कैसे प्रयोग होती है वो देख लेते हैं हम। फंतासी जो है अंतर जगत जो है और बाह्य जगत को समेटने में समर्थ है, यानी कि मन के अंदर जो है, दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, साथ साथ जो यथार्थ जीवन है, बाह्य जगत है, दोनों का आपस में जोड़ने का काम, उनको समेटने का काम कर देती है फंतासी, दोनों को समेटने में समर्थ है। सामाजिक परिवेश के जो पक्ष जो हैं बाकी विधाओं में पूर्णतया चित्रित नहीं हो पाते, उन्हें फंतासी में सहज ही अभिव्यक्ति मिल जाती है। यथार्थ जीवन पर रचने वाला साहित्य भी बहुत प्रकार का है, लेकिन कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम चाहते हुए भी, जो हमारी इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति कैसे करें, तो उनको इस रचना के माध्यम से जो है पूर्ण किया जा सकता है। तो फंतासी में ऐसी चीज़ों को अभिव्यक्ति मिल जाती है। सामाजिक परिवेश के जो पक्ष जो है नहीं बाकी विधाओं में हमें नहीं मिल पाते। चमत्कार शैली जो है काव्य का एक अंग होता है और फंतासी जो है तकनीक इसके लिए अति उपयुक्त है। चमत्कार शैली में कल्पना को यथार्थ की ठोस जमीन प्रदान की जाती है। चमत्कार शैली क्या है? चमत्कार शैली का मतलब हम कहते हैं ना, काव्य में चमत्कारिकता जो है पैदा कर दी, काव्य में चमत्कार का प्रयोग। तो चमत्कार क्या है? जब उसमें बिंबों का प्रतीक हो, प्रयोग हो, प्रतीकों का प्रयोग हो। तो फंतासी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बिंबों का, प्रतीकों का प्रयोग भी होता है और बहुत सारे ऐसे स्वप्न चित्र भी डाल दिए जाते हैं उसमें, तो जिससे चमत्कार उत्पन्न होता है। तो चमत्कार शैली जो है काव्य का एक अंग है। फंतासी में बहुत अच्छे से चमत्कार शैली का प्रयोग किया जाता है, जो बाकी विधाओं में जो है हम कह सकते हैं ना के बराबर है। और चमत्कार शैली इतनी प्रयोग नहीं हो पाती, जिसमें हम कह सकते हैं जब ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसको अपने हम दिवा स्वप्न में ही ढूंढते रह जाते हैं, स्वप्नों में देखते रह जाते हैं, उसको जब फंतासी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो वो एक चमत्कार ही उत्पन्न करती है, यानी कि बहुत अच्छे से हमें इंटरेस्टिंग लगती है, हमारा मनोरंजन भी करती है, हमें यथार्थ जीवन से भी जोड़ती है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी उपयोगिताएं हैं इसकी फंतासी की। फिर फंतासी जो है समाज की विसंगतियों और मूल्य संक्रमणता का चित्रण भी बखूबी से कर सकती है, यानी कि समाज में जो जो भी कमियां हैं उनको, और मूल्य की जो कमी हो गई है उनका चित्रण भी बखूबी जो है फंतासी में हो जाती है। अब हम कहें तो फंतासी में बहुत कुछ असुविधाएं भी रहती हैं, जैसे कि फंतासी थोड़ी जटिल साहित्य विधा है, इसे शाब्दिक अर्थों में जो है हम समझा नहीं जा सकता। और फंतासी में कभी कभी जीवन तथ्य इस प्रकार प्रस्तुत होते हैं कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से फंतासी की बहुत सारी बातें हैं और इसके ऊपर बहुत सारा अध्ययन भी हुआ है। तो फंतासी को अगर हम देखें तो फंतासी में जो शिल्प है, इसका शिल्प होता है वो बाकी सभी शिल्पों की अपेक्षा विषय वस्तु पर अधिक पकड़ रखता है। इस शिल्प का जानकार साहित्य जगत का अग्रणी बनने की क्षमता रखता है। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल अब तो बिल्कुल ही हैरी पॉटर है। जब हैरी पॉटर की सीरीज़ जो लिखी गई थी, जिन लेखक ने लिखी, उनकी जो है एक एक करके जो है पहले मूवी बननी शुरू हुई। अब देखिए पहली मूवी बनते ही वो इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई कि उसकी धीरे धीरे करते हुए 7 जो है मूवीज़ बन गई। तो इस प्रकार से जो है जो भी साहित्यकार इसकी अच्छी पकड़ रखता है, अच्छे से रचना करना जानता है, वो जो है बहुत अग्रणी बन जाता है साहित्यकारों में। और चंद्रकांता भी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जब चंद्रकांता सीरियल चल रहा था तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, लोग देखने के लिए इंतज़ार में रहते थे उस टाइम पे, क्योंकि नई नई चीज़ें आई थी। क्योंकि आधुनिक काल में ही इसकी जो है पैदा हुआ है फंतासी। आधुनिक काल में अधिकतर जो है फंतासी की रचनाएं जो है शुरू हुई हैं, क्योंकि ये कल्पना प्रसूत होती है। तो कल्पना से जो चीज़ पैदा होती है उसमें तो इंसान घूमना चाहता ही है, तो इसीलिए जो है इस पर जो है साहित्यकार बहुत अधिक प्रसिद्ध हो जाते हैं। डॉक्टर धनंजय जो है राष्ट्रवाणी के दिसंबर 1969 के अंक में उन्होंने फंतासी की सौदेश्यता पर प्रकाश डालते हुए लिखा था कि फंतासी का सर्व प्रमुख उद्देश्य है भयानक तथा कटु सत्यों के प्रति यथार्थ परक दृष्टिकोण के द्वारा व्यंग्य की तीखी तिलमिला देने वाली चोटों से अंतर्मन को जागरूक एवं आहत करना। क्योंकि फंतासी का प्रयोग विस्तृत फलक पर किया जाता है,
अतः वह छिपे हुए सत्यों को समस्त संभावित शक्तियों से उघाड़ने तथा भ्रष्ट व्यवस्था पर प्रहार करने में पूर्णतः समर्थ होती है। तो फंतासी कल्पना होते हुए भी जो यथार्थ जीवन में, वास्तविक जीवन में जो है भ्रष्ट व्यवस्था होती है उस पर भी प्रहार करती है। फंतासी जो है वो एकांगी ना होकर सर्वांगी, इसके बहुत सारे अंग होते हैं और ये बृहद जीवन की विश्वसनीय व्याख्या है जिसकी उपयोगिता दुर्हु सामाजिकता को अपने पटल पर उतार लेने की सक्षमता में निहित है। तो फंतासी को जितना हम बात करें तो फंतासी कोई छोटी चीज़ नहीं है, काफ़ी बड़ी जो है ये विधा है साहित्य की, बहुत सौदेशात्मक है, दिशा विहीन नहीं होती है। इसमें बहुत जो है इसकी दिशा एक ही तरफ रहती है जिसमें कलात्मक सार्थकता का निर्वाह भी होता है। मुक्तिबोध जो है फंतासी को एक झीना पर्दा मानते हैं, परंतु उसमें जीवन तथ्य जो हैं वो झांक झांक उठते हैं। इस प्रकार से उन्होंने जो है इसके बारे में बताया है। और अगर हम हिंदी भाषा में देखें तो फंतासी के हमें बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं। आपको मुक्तिबोध की कविताओं में अनेक जगह फैंटेसी का स्पष्ट प्रयोग जो है दिखाई देगा, जिसमें कि उनका एक स्वप्न चित्र और फैंटेसी को पता नहीं शीर्षक कविता में क्रांति की कामना के उदित होने की घटनात्मक चित्र में उन्होंने प्रभावी रूप से दिखाया है। जैसे कि मुख है कि मात्र आँख है वो आलोक भरी, जो सतत तुम्हारी चाल ये होती गहरी, इतनी गहरी कि तुम्हारी थाहों में अजीत हलचल, मानो अनजाने रत्नों की अनपहचानी सी चोरी में धर लिए गए, निज में बसने किस लिए गए। तो इस प्रकार उनके जो शीर्षक पता नहीं जो शीर्षक है कविता का, उसमें उन्होंने क्रांति की कामना के उदित होने की घटना को जो चित्र के रूप में दिखाया है। तो इस प्रकार से देखें तो कविता में जो प्रयुक्त तुम जो है वो मुक्तिबोध का एक अप्रस्तुत श्रोता है जिसके दुख से द्रवित होकर मुक्तिबोध जो है बार बार उसे संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार से जो है मुक्तिबोध जी ने जो देखा जाए तो फैंटेसी के लिए बहुत सारा कार्य किया है और उनकी बहुत सारी हमें रचनाओं में भी जो है फैंटेसी का देखने को मिलता है। और जो है उन्होंने ये भी लिखा है कि कला के तीसरे क्षण में फैंटेसी का मूल मर्म अनेक संबंधित जीवनानुभवों से उत्पन्न भावों और स्वप्नों से मुक्त होकर इतना अधिक बदल जाता है कि लेखक उस पूरी फैंटेसी उसे पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी सारी बातें जो हैं बताई हैं फैंटेसी के बारे में, यानी कि फंतासी के बारे में। और बहुत सारी बातें हैं लेकिन ज़्यादा गहराई में जाना ठीक नहीं है। जितना बताया है काफ़ी है यूजीसी नेट के लिहाज से, इसमें इतना ही आ सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि कोई विषय अगर प्रश्न आएगा भी इसको लेकर तो कोई तथ्यात्मक प्रश्न मुझे नहीं लगता आएगा इसके बारे में। कुछ समझ से संबंधित हम कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग वाला जो प्रश्न है वो आ सकता है इसको लेकर, फंतासी को, या जो भी अब 5-6 विषय हमारे रह गए हैं, बिंब है, प्रतीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, फंतासी आपको समझ में आ गया हो, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। पीडीएफ के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर न्यूनतम शुल्क देकर पीडीएफ्स ले सकते हैं। www.teachereducation360.com हमारी वेबसाइट है, उस पर आप जो है हिंदी कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर छोटी छोटी कहानियाँ भी मौजूद हैं जो कि रचनात्मक हैं, और आप कहें तो फैंटेसी कहानी भी हम उस पर डाल सकते हैं। तो आपको अगर वो कहानियाँ पसंद आए तो वहाँ पर ज़रूर जाइए, आप उन कहानियों को भी पढ़िए। इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए। लॉकडाउन अभी है, खुल गया है, थोड़ा बहुत बाहर लोग जा रहे हैं, लेकिन अपनी जो है सुरक्षा अपने हाथ में ही होती है। आप घर में पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो इम्यूनिटी होती है उसको भी आप बनाए रखें। कुछ आप अच्छी चीज़ें खाएं पिएं। ये मैं आपको सब इसलिए कहती हूँ कि मेरा आपसे जुड़ाव है, कि मेरा मन करता है आपको कुछ अपनी मन की बात बोल दूँ। तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अपना ध्यान रखेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे। धन्यवाद।